वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक है दैट इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिंस 1945, उसी बुक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का थर्ड क्लास है, क्लास 12 के लिए। और इसमें हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, उसको ही डिस्कस करेंगे। अभी कोल्ड वॉर एरा इसको जानने से पहले हम एक बात कहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम लोगों के लिए। दिस चैप्टर, दिस कोल्ड वॉर एरा, दिस चैप्टर इज द बेसिकली द बैकड्रॉप ऑफ द होल book, so you have to realize, you have to listen carefully this chapter, so please try to understand what I'm trying to say. Okay, let's start. तो what is cold war? cold war है क्या? ये खाते हैं क्या, सर पे लगाते हैं? cold war, एक तरफ वॉर एक तरफ कोल्ड, ये कैसे हो सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? ये वार हो रहा है वो भी कोल्ड। क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद whole world divided into two parts, two power block। कौन सी क्या क्या? एक तरफ यूएसए एंड हिज allied countries and on the other side USSR and his allied countries। वर्ल्ड को बोला गया था जो यूएसए और यूएसएसआर के साथ, यूएसए और उसका जो फ्रेंड कंट्रीज, उसका प्रभाव में जो कंट्रीज था, ये सबको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता था। और दूसरे तरफ यूएसएसआर और उसका जो फ्रेंड कंट्रीज था, इस सबको कहा जाता था सेकेंड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड दोनों हिस्से में बांट गया। अभी देखो यहाँ पे दोनों का जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या, दोनों का जो आइडियोलॉजिकल एक डिफरेंस था। जैसे हम लोगों को ये पहले पता है जो यूएसए का आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी आइडियोलॉजी को इन्होंने इकोनॉमी या पॉलिटिक्स के लिए अडॉप्ट किया था, वो है कैपिटलिज्म। और दूसरी तरफ यूएसएसआर 1917 का रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने सोशलिज्म या कम्युनिज्म को अपना पॉलिसी बना लिया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर इलिच लेनिन। तो दोनों में ये लड़ाई हो गया था, लड़ाई एक जारी हुआ था। बट क्या हुआ था, सभी सुपर पावर को, यूरोपियन सुपर पावर को या वर्ल्ड सुपर पावर को ये उसने देख लिया था। दो वर्ल्ड वार हो गया। वर्ल्ड वार होने से ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाता है, खास करके ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का तो नुकसान होते ही है, ये पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, मिलिट्री आर्टिलरीज ये सब के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये और सबसे बड़ी बात है, एक दोनों सिटी में, जापान का हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट, ये भी देख लिया था, ये भी पूरा दुनिया देख लिया था। तो दुनिया का जो ये पूरा वर्ल्ड का जो सुपर पावर इन्होंने देखा था, ऐसे कुछ युद्ध नहीं, बट युद्ध तो होना चाहिए। और दूसरे तरह युद्ध का एक वातावरण, इस युद्ध का एक एनवायरनमेंट जारी रखो जिसमें दोनों को ही लगे कि एक दूसरे को कभी भी अटैक कर सकते हैं, बट दोनों ही एक रेस्ट्रिक्शन में हैं। दोनों के अंदर ये रियलाइजेशन है, हम अटैक नहीं करेंगे, बट दोनों ही एक दूसरे को डरा रहे हैं। ये डराने वाले बात, बट युद्ध नहीं हो रहा है। यही जो सिचुएशन, यही जो एनवायरनमेंट, इसी को कहते हैं कोल्ड वॉर। सो you can say cold war is nothing but this is an ideological conflict between USA and USSR, or more precisely you can say this is a conflict between capitalism and socialism. This is also a strategic war between USA and USSR. And on the other hand, you can say this is a strategic war between Western countries and between Eastern countries. Okay, most of the Western countries, इन्होंने क्या किया था, Western countries USA के साथ चला गया था, और बाकी जो Eastern countries था, यूरोपियन Eastern countries था, उन्होंने चला गया था यूएसएसआर के साथ। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज चला गया यूएसए के साथ, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज चला गया यूएसएसआर के साथ। दोनों ही ये बाकी सब कंट्री कोई एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहते थे, वही हो गया। और क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इंग्लैंड, फ्रांस, ये सबको हम लोग देखेंगे, यही सुपर पावर था। तो अचानक यूएसए का एंट्री हो गया, और इधर इंग्लैंड फ्रांस का दो वर्ल्ड वॉर करके अपना जो रिसोर्सेज ये ख़त्म हो चुका था। और इसी का साथ साथ इंग्लैंड को जो डिकोलोनाइज हो रहा है एक एक करके कंट्री, जैसे
इंडिया को छोड़ना पड़ा, ऐसे ही अफ्रीकन स्टेट को धीरे धीरे डिकोलोनाइजेशन हो रहा है, एशिया का दूसरे जगह भी डिकोलोनाइजेशन हो रहा है। इसी के वजह से इंग्लैंड, फ्रांस, इसी का जो इनकम उसी में भी हम बोल सकते हैं उसमें भी थोड़ा कमी हो गया था। तो ये भी वजह था इन सब कंट्रियों का, जो पहले सुपर पावर था इनका थोड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल, इकोनॉमिक क्राइसिस तो हो गया था। और इसी दौरान यूएसए आ गया पावर में, और यूएसए सामने आ गया जिसके पास रिसोर्सेस था। यूएसए क्या किया, यूएसए ने बोला ऐसे जो कंट्रीज़ वेस्टर्न यूरोप को, जो कंट्रीज़ जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, सभी को ही बोला था जो ये सब कंट्रीज़ का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिकॉन्स्ट्रक्शन करने के लिए यूएसए कुछ हेल्प करेगा। किसमें? उसके लिए एक पॉलिसी लेकर आया था, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के दौरान बोला गया था जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, क्या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट कर सकते थे, जो जिसको चाहिए एक प्लान्स जिसके लिए, जिसमें वो लोग हेल्प करेंगे इकोनॉमिक रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए। तो ये क्या था, ये एक पॉलिसी था, हेल्प करके पैसा, उसको आज पैसा ज़रूरत है, पैसा देके उसको मजबूर करना हम यूएसए को सपोर्ट करने का। क्लियर हुआ? आज मान लो एक्स के पास पैसा है नहीं, तब वाई जाके एक्स को पैसा देके हेल्प कर दिया, इसके मतलब एक्स वाई के सामने अपना सर झुका के ही रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि उसका एहसान चुकाते उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इन्होंने एक दिन इसको हेल्प किया था। दूसरी तरफ और कुछ ट्रीटी, जैसे कुछ मिलिट्री पैक्ट साइन कर रहे हैं, जैसे एक नाटो, एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रिमाइंड इट, नाटो, इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन में आता है। नाटो कब हुआ था? नाटो कब साइन हुआ? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में। नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का आसपास जो सब कंट्री है उसी को लेकर। इसमें सब पहले 12 कंट्रीज साइन किया था। क्यों? इसमें क्या बोला गया था? इस ट्रीटी का अंदर जो कंट्रीज है उसी में से कोई भी दूसरे और किसी कंट्री से, बाहर के और किसी कंट्री से किसी ने उसके अटैक किया, इसके मतलब ये टोटल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी कंट्रीज़ है वो सब जिसने अटैक किया उसका पीछे पड़ जाएगा। उसका ये एक को अटैक किया मतलब बाकी सब भी ऑटोमेटिकली उसमें ओब्लाइज्ड हो जाएंगे उसको हेल्प करने के लिए। ठीक है, एक फ्रेंडशिप वाला मैटर दिखाया था मिलिट्री हेल्प के लिए, और यूरोपियन कंट्रीज़ को लगा था ये ऐसे कुछ सिक्योरिटी भी मिल जाएगा, ऐसे तो सिक्योरिटी चाहिए था तो सिक्योरिटी भी मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ एशियन कंट्रीज़ में भी ऐसे कुछ प्लान्स यूएसए ने लिया था। तो नाटो यूएसए ने इनिशिएट किया था। यूएसए ने एशियन कंट्रीज़ में भी अपना प्रभाव दिखाने के लिए, जैसे साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ सियाटो, सेंटो, ऐसे कुछ ट्रीटी कर रहे हैं, जहाँ पे एशियन कंट्रीज़ में के साथ भी अपना एशियन कंट्रीज़ में भी अपना पावर को जारी रखना, एशियन कंट्रीज़ के साथ भी अपना फ्रेंडशिप बना के राशिया के ऊपर इनडायरेक्ट एक प्रेशर डालना। दूसरी तरफ राशिया क्या कर रहा है? राशिया 1955 में वार्शो पैक्ट बना रहा है। वार्शो पैक्ट जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है उसके साथ अपना एक पैक्ट कर रहे हैं। वार्शो एक जगह का नाम है, वार्शा में एक पैक्ट कर रहे हैं। और एशिया में क्या कर रहे हैं राशिया? एशिया में सियाटो, सेंटो, इसको काउंटर करने के लिए चाइना के साथ, चाइना जो दूसरा एक कम्युनिस्ट कंट्री है उसके साथ राशिया एक अच्छा खासा रिलेशन बना रहे हैं एशिया में अपना प्रभाव को जारी रखने के लिए और यूएसए को टक्कर देने के लिए। और एक रीज़न था जो कहते हैं जो पॉलिटिकल थिंकर्स, जो क्यों ये हुआ था कोल्ड वॉर का ओरिजिन, मैंने कैसे ही हुआ था। एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो राशिया को तो चेहरा, राशिया का जो मैप देखोगे तो उसमें देखोगे तो राशिया का एक्सपांशन एक तरफ यूरोप में है, एक तरफ एशिया में है। तो राशिया को जब हिटलर अटैक कर रहे हैं, राशिया बार बार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड, फ्रांस, राशिया एक ही तरफ थे, तो राशिया बार बार इंग्लैंड, फ्रांस को ये उसके पास ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप लोग दूसरा एक फ्रंट खोलो, हमारे लिए ये ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं
अभी युद्ध ऐसे चलाना, तो सेकंड एक फ्रंट खोलना। तो क्या किया था एक्चुअली, इंग्लैंड फ्रांस के लिए रशिया पहले से खतरा था। क्यों खतरा था? क्योंकि रशिया था सोशलिस्ट कंट्री। अभी इंग्लैंड फ्रांस एक एपिसमेंट पॉलिसी लिया था। जर्मनी को शुरुआत से ही इंग्लैंड धीरे धीरे जर्मनी के साथ हिटलर को बढ़ावा दिया था। हाँ, उसको आगे बढ़ने का उसका जो विश उसको थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया था इंग्लैंड का चुप रहना। इंग्लैंड इसी पॉलिसी को हिस्ट्री में एपिसमेंट, थ्योरी ऑफ एपिसमेंट कहते हैं। इंग्लैंड्स अप्रोच टूवर्ड्स हिटलर पहले था। और जब हिटलर जब अटैक कर रहे रशिया को, तब भी इंग्लैंड चुप रह गया। ये जानते हुए भी रशिया फ्रांस इंग्लैंड एक ही साथ युद्ध कर रहे हैं हिटलर के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट। क्यों? इंग्लैंड फ्रांस को ये लगा था हिटलर ऐसे ही रशिया को ख़त्म कर देगा तो ऑटोमेटिकली रशिया ख़त्म हो जाएगा, और नहीं कर पाया तो रशिया ही हिटलर को ख़त्म कर देगा। तो इससे बेहतर है भाई हम चुप रहे, दोनों में ही मेरा फ़ायदा है। रशिया ख़त्म हो गया तो कम्युनिज्म ख़त्म हो गया, हिटलर ख़त्म हो गया, रशिया बच गया तो उसमें भी मेरा ही फ़ायदा है। तो मेरा कुछ बोलने से क्या फ़ायदा है? उससे बेहतर है खड़े खड़े मज़ा देखो। तो ये बात रशिया को याद था। तो रशिया इसी बात के लिए इंग्लैंड फ्रांस को बाद में कभी विश्वास नहीं करता था। इधर अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन अपना एक ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में 1947 में वहाँ पे हैरी ट्रूमैन दिखा रहे हैं जो कम्युनिस्ट मूवमेंट बेसिकली उन्होंने ये ग्रीस और टर्की में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट हो रहा है उसके दौरान बोल रहे थे जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को ऐसे बनाना चाहिए जहाँ पे राशियन जो एग्रेशन है, तो राशियन एग्रेशन मतलब राशियन का जो कम्युनिस्ट एग्रेशन, सारा दुनिया में कम्युनिज्म को फैलने का जो एग्रेशन, उसी को बंद करना चाहिए। इसके और यही होगा अमेरिका का अभी बाकी आगे का फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही तैयार होगा और रशिया को रोकना चाहिए। तो इसी मार्शल प्लान जो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना था, यही 1947 का जो ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है, यही इसी का बेस पे आधार पे बनाया था। देखो 1949 में जो मार्शल प्लान बन रहा है उसमें जैसे बोला गया था ऐसे ही ये फॉरेन पॉलिसी जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में ट्रूमैन बोल रहे हैं इसी का ऊपर बेस करके बन रहा है। दूसरे तरफ चार्चिल फॉल्टन में एक स्पीच दे रहे हैं। विंस्टन चार्चिल जो इंग्लैंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने साफ बोल रहे हैं जो कम्युनिज्म अभी आने वाला दुनिया के लिए एक खतरा है। तो ये सब बात कम्युनिस्ट रशिया को लगा था ये मुझे अपना दुश्मन बन रहे हैं। दूसरी तरफ कोई पॉलिटिकल थिंकर्स ये भी कहते हैं यहाँ पे और एक दूसरा रीज़न था। वो क्या है? वो रीज़न जो स्टालिन का एक लेक्चर, स्टालिन ने बोल रहा है जब तक पूरा दुनिया में कम्युनिज्म स्प्रेड नहीं होगा तब तक हम लोग ये हमारा एक्सपेंशन चालू रखेंगे। अभी यही जब तक पूरा दुनिया में कम्युनिज्म के सोशलिज्म नहीं आएगा तब तक हम लोग अपना एक्सपेंशन को जारी रखेंगे। यही बात यूएसए को डरा दिया था। यूएसए को लगा था अभी इसको नहीं रोके तो ये आगे धीरे धीरे पूरा दुनिया को ही कवर कर लेगा। तो चैप्टर का शुरुआत में मैं जब एक बार बोला कुछ ऐसे डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री मैंने अपना देश पे नहीं, बट थर्ड वर्ल्ड कुछ कंट्री क्या ऐसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और एशियन कंट्रीज़ कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये लोग अपना दूसरे कंट्री में जाके ये कोल्ड वॉर का वातावरण को दिखाया, अपना कंट्री में कुछ नहीं। ऐसे ही एक हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी को दोनों हिस्से में बांट लिया था। दोनों हिस्से में किसने बांट लिया? एक तरफ यूएसए वेस्टर्न साइड को वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी, एक तरफ रशिया के पास चला गया। यहाँ तक उन्होंने बर्लिन को भी दोनों हिस्से में बांट दिया था। क्या हुआ था? रशिया पूरा बर्लिन को
ब्लॉक कर दिया। ये 1948-49 का बात मैं कह रहा हूँ। रशिया पूरा बर्लिन को ब्लॉक कर दिया था। बर्लिन बेसिकली ईस्टर्न यूरोप का पार्ट में था, तो इसको बांटना, इसको भी बोला गया था दोनों को बांटा जाएगा, तो बर्लिन को ब्लॉक कर दिया था। तो इसके दौरान जो यूएसए क्या वेस्टर्न यूरोप का जो कंट्रीज़ का बाहर से लोग, बाहर के कोई गाड़ी भी, कोई रोड कोई भी गाड़ी नहीं आ पा रहा था बर्लिन का उस हिस्से में, वेस्टर्न यूरोप का हिस्से में। तो इसको बर्लिन ब्लॉकेट कहा जाता है हिस्ट्री में। इसी से एक टेंशन रशिया ने ब्लॉक कर दिया। किसको डराने के लिए, किसको दिखाने के लिए? यूएसए को दिखाने के लिए। किसको ब्लॉक किया? बर्लिन को ब्लॉक किया। ठीक है, तो इस टाइम यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने ऊपर से हेलीकॉप्टर से, फ्लाइट से ऊपर से बर्लिन का अंदर, उसका अपना हिस्से में उन्होंने खाना ये सब ऊपर से फैला। तो इसी को बर्लिन एयरलिफ्ट कहते हैं। बाय रोड नहीं हो पाए तो क्या हुआ? बाय एयर हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। सेकेंडली देखेंगे कोरियन वॉर में। कोरिया को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों हिस्से में बांटा गया था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हुआ। वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किम इल सुंग उन्होंने लीड किया था। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया में एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री, लिबरल डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट बना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए, एंड द गवर्नमेंट फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ सिंगमैन री। 38 पैरेलल को बोला गया था दोनों हिस्से का बाउंड्री, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। फिर भी देखा जाएगा साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को आके अटैक कर रहे हैं। और उस टाइम पूरा कोल्ड वॉर का जो मेन लाइमलाइट वहाँ पे चला गया था। रशिया को दिखाने के, रशिया को हटाने के लिए, रशिया नॉर्थ कोरियन आर्मी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन आर्मी बेसिकली, एंड ऑन द अदर साइड, फ्रॉम द अदर साइड चाइना इज आल्सो हेल्पिंग दैट कंट्री, दैट नॉर्थ कोरिया। तो ये कम्युनिज्म को रोकने के लिए यूएनओ के तरफ से, यूएनओ के तरफ से, यूएसए के तरफ से, सभी के तरफ से ये आर्मी को भेजा गया था रशिया को रोकने के लिए। अभी ये देखो, रशिया, यूएसएसआर, क्या यूएसए, दोनों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब था। न्यूक्लियर बॉम्ब कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट किसी ने किया नहीं, क्योंकि ये सबको पहले से ये पता था न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होने से कितना नुकसान पहुंच सकते हैं। दूसरे तरफ देखो, इसके बाद जो हमारा चैप्टर का शुरुआत में है और एक टेंशन जो क्रिएट हुआ था कोल्ड वॉर पीरियड में, यह है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? 1961-62 में इसी टाइम हुआ था। बट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझने से पहले हम लोग को क्यूबा का थोड़ा हिस्ट्री जानना चाहिए, अदरवाइज हम लोग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को नहीं समझ पाएंगे। क्यूबा वॉज ऑफ स्पेनिश कॉलोनी फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग, but after the war of Spanish-American War in 1898, Cuba became American colony. They got some restricted democratic rights from USA. तो स्पेनिश कॉलोनी था, स्पेनिश कॉलोनी से हो गया था क्या, ये अमेरिकन कॉलोनी। बट अमेरिकन कॉलोनी होने के बाद कुछ रेस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी उनको मिला था, रेस्ट्रिक्टेड राइट्स डेमोक्रेसी मिला था। बाद में वहाँ पे बतिस्ता एक मूवमेंट करके वहाँ पे गवर्नमेंट बनाया था, जो गवर्नमेंट भी जो कॉमन पीपल का जो चाहिए था विश वो पूरा नहीं कर पाया। फाइनली 1959 उसी टाइम फिडेल कास्ट्रो वहाँ पे कम्युनिस्ट मूवमेंट करके क्यूबा का पावर ले लिया। अभी क्यूबा का पोजीशन, जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है? क्यूबा कहाँ पे है? कैराबियन सी, मेक्सिकन सी, अटलांटिक ओशन, ये तीनों का जो बीच में जो जगह है, उसी जहाँ पे ये तीनों मिल रहे हैं, इसी जगह ये क्यूबा का पोजीशन है। ये पोजीशन देखा जाए तो ये एक आइलैंड है और इसका पोजीशन जियोग्राफिकली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्यूबा का मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी था
एग्रीकल्चर में भी शुगर कैन प्रोडक्शन था क्यूबा का सबसे बड़ा प्रोडक्शन। बट हकीकत क्या था, क्यूबा का जब फिदेल कास्ट्रो ने पावर में आया, देखा गया था क्यूबा का सभी आंखों का खेत, जो शुगर कैन का गन्ने का खेत, वो सब किसका पास था, वो कोई ना कोई अमेरिकन कंपनी के पास था। जो मतलब यहाँ से गन्ने का क्या शुगर कैन का ये प्रोडक्शन हो रहा है या जा कहाँ रहा है, यूएसए में, तो फ़ायदा क्यूबा का कुछ नहीं हो रहा था। तो फिदेल कास्ट्रो ने बोला भाई तुम लोग को मैं, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मैं दे रहा हूँ, पैसा लो, अभी ये जो तुम्हारा जो लीज़ यहाँ का जो खेतों का जो तुम्हारा लीज़ है, ये लीज़ छोड़ के तुम अपना देश में वापस चले जाओ, क्योंकि हमारा जो खेत, हमारा एग्रीकल्चर, इसको हम खुद देखेंगे। तो यूएसए के साथ इनका जो ये कॉन्सेप्ट की वजह से, ये सब के वजह से यूएसए के साथ इसका थोड़ा रिलेशन खराब भी हुआ था। और फिदेल कास्ट्रो एक कम्युनिस्ट आइडिया से भी इन्फ्लुएंस्ड था, तो रशिया के साथ नेचुरली इसका अच्छा दोस्ती हो गया था, ये रशिया का फ्रेंड कंट्री बन गया था। रशिया ने क्या किया, रशिया ने कुछ क्यूबा को यूज़ किया एक कोल्ड वॉर का एक एरिया, एज ए कोल्ड वॉर का एक एरिया यूज़ किया था। क्यूबा में कुछ मिसाइल, उसमें से न्यूक्लियर मिसाइल भी था, जो मिसाइल वहाँ पे मिसाइल रखा, मिसाइल किसके तरफ, मिसाइल यूएसए का जो बड़े बड़े सिटी उनकी तरफ निशाना लगा के मिसाइल लगाया था। तो बट क्या हुआ था, यूएसए का सैटेलाइट में ये मिसाइल दिखाया गया था। कैनेडी, तब यूएसए प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, उनके पास ये न्यूज़ चल गया। उन्होंने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रख के बोला कि अभी क्यूबा को चारों तरफ से घेर लो पानी में, जो बाहर से कोई भी यूएसएसआर का कोई भी जहाज क्यूबा में ना आ पाए, क्या कोई वारशिप यहाँ पे ना आ पाए, इसको पहले देखो, क्यूबा को पानी से घेर लो। हाँ, तो ऐसे ही पॉलिसी यूएसए ने क्यूबा के साथ लिया था। तो फाइनली ये जो टेंशन क्रिएट हो गया था, रशिया कभी भी छोड़ सकता है वो मिसाइल, और रशिया को अब अंदर नहीं आने दे रहा है, यूएसए भी उसको चारों तरफ से घेर के रखा था। फाइनली सभी दोनों तरफ ही अपने आप को मैच्योरिटी, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाया था, उसी मैच्योरिटी के दौरान रशिया ने वहाँ से मिसाइल्स को हटा लिया और ये क्यूबल मिसाइल क्राइसिस ये ख़त्म हो गया। अभी आगे पीछे हम लोग जितना भी चर्चा किया, इसमें हम लोग को एक बात ये तैयार हो गया था, ये दोनों वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड, मतलब यूएसएसआर और यूएसए दोनों ब्लॉक में ये टेंशन 1945 के बाद ये क्रिएट हुआ था। और ये बार बार कोई डिफरेंट इंसिडेंट, डिफरेंट जगह ये इसको हम देख रहे हैं। तो बट कभी भी ये ऐसे नहीं चला, इसका कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस जो साइमल्टेनियसली ये चल रहा है, एक ही जैसा टेंशन है तो है ही, ऐसे भी नहीं था। कभी कभी इसका अप्स एंड डाउन्स हुआ था, अप्स एंड डाउन्स ड्यू टू द अप्रोचेस टूवर्ड्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स द अदर साइड। मतलब यूएसए में कौन आया, उसका अप्रोच क्या था यूएसएसआर के तरफ, यूएसएसआर में कौन आया, उसका अप्रोचेस कौन था। जैसे स्टालिन के बाद थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा टेंशन हल्का हुआ था। हाँ, क्रेमलिन जो रशिया का हेडक्वार्टर्स था, क्रेमलिन और इस तरह व्हाइट हाउस, दोनों में एक हॉटलाइन चालू हो रहा है, ये भी देखा। तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहता था। बट वर्ल्ड में क्या था, एक बैलेंस ऑफ पावर जो इम्पोर्टेंट था। कोई भी कंट्री अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखा नहीं सकते थे, दोनों में एक बैलेंस ऑफ पावर, हाँ, ये बैलेंस ऑफ पावर था जो कोल्ड वॉर में देखा गया था। अभी कुछ ऐसे कंट्री था जो कंट्री को जस्ट मिला था उनको फ्रीडम, जैसे इंडिया जो डीकॉलोनाइज्ड हुआ था। ऐसे कंट्री, इनका क्या करना था, ये कंट्री के पास तो 3 ऑप्शन था। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड के साथ जा सकते हैं, यूएसए के साथ जा सकता है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, ये जा सकता है यूएसएसआर के साथ। तीसरा जो ऑप्शन था, इंडिया की जैसे कंट्री एक अपना न्यूट्रल जगह मेंटेन कर सकते थे, इंडिया ने इसी को चुना।
तो इसी करके कुछ ऐसे कंट्री जैसे इंडिया, इजिप्ट है, इजिप्ट का नसीर, तो ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ एक साथ मिलके एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में क्या था, कोई भी अलाइनमेंट कोई भी ब्लॉक के साथ, सो यूएसए का ब्लॉक हो क्या यूएसएसआर का ब्लॉक हो, किसी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, ये ऐसे तैयार किया था जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहे जाता है। इसमें कौन सी कंट्री, इसमें क्या कौन से लोग इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा उसका लीडरशिप दिया था। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आएगा, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने थे। उसके साथ इजिप्ट से था गामल अब्दुल नसीर, वो था। इंडोनेशिया से सुकर्णो, घाना का नक्रुमा, ये सब लोग, जुगोस्लोविया से टिटो, ये सब लोग, ये 5 टिटो, जवाहरलाल नेहरू, गामल अब्दुल नसीर, ये घाना का नक्रुमा, क्या इंडोनेशियन सुकर्णो, ये 5 लोग ये बेसिकली ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ये सब लोग एक साथ मिलकर 1961 में बेलग्रेड में एक कॉन्फ्रेंस किया। बेलग्रेड एक समिट किया था, जो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सबसे पहला फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट समिट था वो। ये नोट डाउन कर सकते हो, ये ऐसी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। तो यही इसमें क्या पॉलिसी लिया गया था? पॉलिसी लिया गया था दोनों ही तरफ से, ये सब कंट्री दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस रखे रहेंगे, क्योंकि ये सब कंट्री को अभी फ्रीडम मिला है, और जिसको अभी फ्रीडम मिला है इसको चाहिए दोनों तरफ का ही हेल्प। अभी दोनों तरफ का जब हेल्प चाहिए तो क्या ज़रूरत है किसी एक के साथ ज़्यादा दोस्ती बना के? उससे बेहतर है भाई दोनों के साथ ही इक्वल दोस्ती बना के रहो। तो ये कोई भी अलाइनमेंट के साथ हम नहीं जाएंगे। और ये सब कंट्री को, जो कंट्री ऐसे ही डिकोलोनाइज्ड हो रहा है, इसी सब कंट्री को क्या कहा जाता था? थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, उसको छोड़ के थर्ड वर्ल्ड। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री यही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में आया। धीरे धीरे इसका मेंबरशिप बढ़ते जा रहा था, इसका इम्पोर्टेंस देके बढ़ते जा रहा था। तो 2016 तक ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, और इसमें इंडिया एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप लिया था। और इसी का दौरान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो न्यूट्रलिटी दिखाया था इंडिया, उसी के दौरान देखा जाएगा कोरियन वार क्या ऐसे कुछ इंटरनेशनल क्राइसिस जब हो रहा है, इंडिया को न्यूट्रलिटी की वजह से ही इंडिया को वहाँ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भेजा जा रहा है। क्लियर हुआ? तो यही था, एक तरफ कोल्ड वॉर जब चल रहा है वर्ल्ड में, इसी तरफ दूसरे तरफ चल रहा है क्या? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ एक क्राइसिस और एक चीज़ आया, जो नया एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या था? ये बाकी दुनिया को ये समझ में आ गया था भाई, जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी कंट्री का जो फ्रीडम मिलना, ये एक फालतू की बात है। ये कोई इसका कोई मायने ही नहीं रखता है। ये पॉलिटिकल फ्रीडम ये तब तक ये वैल्यूलेस है जब तक उसको इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया यूएसए का। इसी पॉलिसी कब हुआ था ये हम जानेंगे। 1972 में जो द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी कॉन्फ्रेंस में जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इसी कंट्री को हेल्प करने के लिए, इसी कंट्री का रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इस सब के इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए कुछ पॉलिसी लेकर आया था। ये बेसिकली यूएसए ये मजबूर हो गया था, क्योंकि
नाम स्टेप और स्टेप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन क्या इससे न्यूट्रलिटी बना के ही ये चुप नहीं रहा, ये एक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप भी बन गया था, जो जैसे ये दोनों अपने आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बट एक दूसरा एक जगह भी है, एक फील्ड भी है जो जहाँ पे वर्ल्ड का और भी कुछ कंट्री बैठे हुए हैं, जो कंट्री दोनों का किसी का साथ नहीं है, बट फिर भी इसका पावर धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि ये भी इकट्ठा है। तो ये जो इकट्ठा हो रहा है नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज, ये कंट्री एक प्रेशर ग्रुप होके भी काम कर रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। तो इंडिया जो लास्ट टॉपिक में, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर जो अभी तक हम लोग चर्चा किया, जैसे कोरियन वॉर जब चल रहा है, इंडिया का रोल क्या था कोरियन वॉर के टाइम में 1950s, उसी टाइम कोरियन वॉर के टाइम इंडिया एक अच्छा रोल प्ले किया था। इंडिया वहाँ पे कोरियन वॉर को संभालने के लिए, वहाँ पे न्यूट्रलिटी, वहाँ पे दोनों तरफ में आपोज करने के लिए, दोनों तरफ पे बात करके उसको सुझाव देने के लिए, कुछ अच्छा सुझाव देने के लिए इंडिया को ऑब्जर्वर, इंडिया को वो काम करने के लिए यूएनए से भेजा गया था। तो बार बार इंडिया को ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया को ये काम सौंपा जा रहा था, जो तुम करो क्योंकि तुम न्यूट्रल हो, एक बिग पावर हो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो, तुम हो सकता है तुम इसको कर पाओगे। और इंडिया का जगह धीरे धीरे वर्ल्ड में आगे भी जा रहा है। हम लोग आज इस चैप्टर को यही ख़त्म करेंगे। तुम लोग चैप्टर को अच्छे तरह से रीडिंग करो, रीडिंग करने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद जिसको जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो फिर से डिस्कस करो, फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे जहीं पे है क्वेश्चन पूछते रहो, बार बार पूछो। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और तो कोई ये सब जो प्रॉब्लम्स तुम बताओ कि उसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश भी करेंगे। बट बच्चे मैं फिर से कहूँगा, there is a only way to score high marks, that is you have to read from the first word to the last word thoroughly. You have to read. ओके बेटा, तो बच्चे इसको अच्छे से तैयार करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल जाएंगे, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एंड ऑफ कोल्ड वॉर देखेंगे, कैसे बाईपोलरिज्म से यूनिपोलरिज्म में जा रहा है पूरा वर्ल्ड।